स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी सोचा है कि लिखना सिर्फ अपने विचार दुनिया को बताना भर नहीं, बल्कि खुद को गहराई से जानने, अपने अंदर चल रही उथल-पुथल को समझने और यहाँ तक कि पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का एक शक्तिशाली जरिया भी हो सकता है। आज हम आयुष वोरा की किताब द राइटर्स पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी से निकले कुछ अहम विचारों की तह तक जाएंगे। ये किताब बताती है कि कैसे हमारी कलम आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ डिस्कवरी, भावनात्मक उपचार और व्यक्तिगत विकास की राह में हमारा साथी बन सकती है। बिल्कुल, इस किताब की खासियत यह है कि ये सिर्फ लिखने की तकनीकें नहीं बताती, बल्कि मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, दर्शन और यहाँ तक के कुछ आध्यात्मिक नजरियों को मिलाकर एक पूरा नजरिया देती है। ये लेखन को महज एक काम नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता बढ़ाने का एक अभ्यास, एक साधना बनाने पर जोर देती है। तो हमारा मकसद है इस किताब से उन मुख्य विचारों और अभ्यासों को समझना जो हमें लेखन को आत्मखोज के एक असरदार औजार की तरह इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। किताब का एक बुनियादी विचार है कि लेखन आत्मा का आईना है। सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब हम लिखते हैं, खासकर अपने निजी विचारों और भावनाओं के बारे में, तो हमारे अंदर जो कुछ अनकहा, उलझा हुआ सा होता है ना, वो कागज पर उतरकर एक शक्ल ले लेता है। जैसे कोई धुंधली तस्वीर साफ हो जाती है, वैसा कुछ। कार्ल युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारा अचेतन मन अक्सर प्रतीकों और कहानियों के जरिए बात करता है, और लिखना मानो उस बातचीत को सुनने का एक तरीका बन जाता है। अच्छा, और क्या इसका हमारे दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है, मतलब न्यूरोसाइंस के लिहाज से? हाँ, बिल्कुल। न्यूरोसाइंस के नज़रिए से देखें तो जब हम इस तरह की एक्सप्रेसिव राइटिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने और भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है, और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो आत्मचिंतन से जुड़ा है, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओह! आसान भाषा में कहें तो लिखने से दिमाग के वो तार जुड़ते हैं जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। ये तो हुई खुद को समझने की बात, लेकिन आपने शुरू में उपचार यानी हीलिंग का भी जिक्र किया था। लिखना मरहम कैसे बन सकता है? क्या ये सचमुच काम करता है? इसका एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक आधार है। हाँ, जेम्स पेनेबेकर नाम के एक शोधकर्ता हैं। उन्होंने दशकों तक इस पर काम किया है। उनके अध्ययन बताते हैं कि अगर लोग अपनी जिंदगी की मुश्किल घटनाओं या गहरी भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में रोज सिर्फ 15-20 मिनट भी लिखें, बस इतना ही, तो उनकी मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक सेहत में भी सुधार आता है। सिर्फ लिखने भर से ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का एक मुख्य सिद्धांत है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, यानी मनोवैज्ञानिक दूरी बनाना। अच्छा। जब हम किसी तकलीफदेह अनुभव के बारे में लिखते हैं, तो हम उसे सिर्फ महसूस करने के बजाय एक तरह से बाहर से देख पाते हैं। ये दूरी हमें उस अनुभव को एक नए नजरिए से समझने में मदद करती है। इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं। हाँ। मतलब किसी घटना या भावना को एक अलग, कम तकलीफदेह मायने देना। बिल्कुल। यही तकनीक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में भी इस्तेमाल होती है। और सोचिए, पुराने जमाने में भी लोग डायरी लिखते थे, या कबीर और मीरा जैसे संत अपने भजनों में अपनी अनुभूतियों को शब्द देते थे। ये सब कहीं ना कहीं खुद को समझने और संभालने की ही कोशिशें थीं। ये बात तो समझ आई कि लिखना कितना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोग लिखना तो चाहते हैं, पर जैसे ही वो सफेद पन्ना सामने आता है ना, एक घबराहट सी होने लगती है, शब्द ही नहीं सूझते। किताब इस डर के बारे में क्या कहती है? हाँ, ये बहुत आम है। किताब इसे संभावनाओं का डर कहती है, इंटिमिडेशन ऑफ पोटेंशियलिटी। संभावनाओं का डर? हाँ, मतलब जब हमारे सामने अनंत विकल्प होते हैं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो दिमाग पर एक दबाव बनता है कि कुछ अच्छा या सही ही लिखें। ये दबाव ही हमें रोक देता है। कुछ दार्शनिक इसे अस्तित्व संबंधी चक्कर या एग्जिस्टेंशियल वर्टिगो भी कहते हैं, जहां आजादी ही चिंता का कारण बन जाती है। और दिमागी स्तर पे क्या होता है इस समय? दिमाग के स्तर पर देखें तो इस समय डर और अनिश्चितता से जुड़े हिस्से, जैसे एमिगडाला, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो इस डर से निकलने का कोई रास्ता है? कोई तकनीक जो किताब सुझाती हो? बिल्कुल, और बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें हैं। सबसे कारगर है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग? हाँ, इसका मतलब है बिना रुके, बिना सोचे, बिना व्याकरण या स्पेलिंग की चिंता किए, बस 10-15 मिनट तक जो मन में आए लिखते जाना, जैसे नल खोल दिया हो। इससे हमारे अंदर का वो आलोचक जो हर वक्त नुक्स निकालता रहता है, वो शांत हो जाता है और विचार बहने लगते हैं। यानी परफेक्ट लिखने के दबाव से मुक्ति। ये तो अच्छा है। एग्जैक्टली। दूसरी तकनीक है अपनी सोच को बदलना, जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। अपनी सोच को बदलना कैसे? मतलब
मुझे कुछ बेहतरीन लिखना है के बजाय ये सोचना कि चलो देखते हैं आज कागज पर क्या उतरता है, बस एक प्रयोग की तरह। और तीसरी, शायद सबसे जरूरी बात, खुद को अपूर्ण होने की इजाजत देना। ये मानना कि पहली कोशिश में सब कुछ शानदार नहीं होगा, और ये ठीक है। इसे बिगिनर्स माइंड या शुरुआती मन की अवस्था भी कहते हैं, सीखने के लिए खुलापन, बिना परफेक्शन के बोझ के। जब हम बाहरी उम्मीदों से हटकर अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देते हैं, तभी हमारी असली प्रामाणिक आवाज उभरती है। ये फ्री राइटिंग और अपूर्ण होने की इजाजत देना सुनने में काफी मुक्त करने वाला लग रहा है। किताब में लेखन और सचेतनता यानी माइंडफुलनेस के बीच भी एक संबंध बताया गया है। ये थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, किताब लेखन को गति में सचेतनता या माइंडफुलनेस इन मोशन कहती है। माइंडफुलनेस इन मोशन। हाँ, जैसे ध्यान में हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही सचेत लेखन में हम लिखने की प्रक्रिया पर, अपने विचारों और भावनाओं पर बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे ध्यान देते हैं। ये माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी यानी MBCT के सिद्धांतों जैसा है। क्या इसका कोई अभ्यास भी है जिसे हम आजमा सके, कोई प्रैक्टिकल तरीका? कई हैं। एक आसान अभ्यास है समयबद्ध सचेत लेखन या टाइम्ड माइंडफुल राइटिंग। ओके। आप 5-10 मिनट का टाइमर लगाएं और उस दौरान पूरी जागरूकता के साथ लिखें। अपनी उंगलियों की हरकत, कलम की आवाज, मन में उठते विचार, शारीरिक संवेदनाएं, सबको बस नोटिस करें बिना उलझे। एक और अभ्यास है अवलोकन जर्नलिंग या ऑब्जर्वेशन जर्नलिंग। अवलोकन जर्नलिंग? हाँ, इसमें आप अपने आसपास की किसी चीज को, जैसे एक पत्ता या खिड़की के बाहर का नजारा, बहुत ध्यान से देखकर उसका बारीकी से वर्णन करते हैं। इससे हमारी ध्यान देने की क्षमता बढ़ती है। ये दिलचस्प है कि कैसे लिखने का सरल सा काम भी हमें वर्तमान क्षण में ला सकता है, और भावनाओं को समझने में लेखन कैसे मदद करता है, आपने कहा था शुरू में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पहचानते नहीं। एक तकनीक है इफेक्ट लेबलिंग, यानी अपनी भावनाओं को नाम देना। नाम देना? जैसे अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हैं तो बस लिखें, मैं अभी बेचैनी महसूस कर रहा हूं, या मुझे गुस्सा आ रहा है। शोध बताते हैं कि सिर्फ भावना को नाम देने भर से दिमाग का वो हिस्सा एमिगडाला जो डर और तनाव पैदा करता है, वो शांत होता है। सच में? सिर्फ नाम देने से? हाँ, किताब इसके लिए फीलिंग्स इन्वेंट्री जर्नल का सुझाव देती है, जहां आप दिन भर में महसूस हुई भावनाओं और उनके संभावित कारणों को नोट करते हैं। इससे धीरे धीरे आप अपनी भावनात्मक दुनिया को बेहतर समझने लगते हैं। ये तो काफी हद तक CBT जैसा लग रहा है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को पहचानना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब थॉट डिस्टॉर्शन जर्नल का भी जिक्र करती है, जो CBT का ही एक टूल है। थॉट डिस्टॉर्शन जर्नल? इसमें हम अपने नकारात्मक विचारों को लिखते हैं और पहचानते हैं कि कहीं उनमें कोई जानी पहचानी सोचने की गड़बड़ी तो नहीं है, जैसे छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचना, कैटास्ट्रोफाइजिंग जिसे कहते हैं। हाँ, या बिना सबूत के दूसरों के मन की बात पढ़ने की कोशिश करना, यानी माइंड रीडिंग। जब हम इन पैटर्न्स को लिखकर देखते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनती है और उन्हें चुनौती देना आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि लिखना हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है, लेकिन किताब एक कदम और आगे जाती है और कहती है कि हम लेखन के जरिए अपनी निजी कहानियों को फिर से लिख सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हम तो जो जी चुके उसे बदल नहीं सकते। ये सच है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस अतीत की कहानी को, उसके मतलब को जरूर बदल सकते हैं। कहानी को बदल सकते हैं। हाँ, हम सब अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में लगातार कहानियां गढ़ते रहते हैं। यही हमारी पहचान बनाती है। इसे नैरेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हमारा दिमाग कहानियों के रूप में ही सोचता है। मुश्किल तब होती है जब हमारी कहानी में कुछ ऐसी मान्यताएं या धारणाएं घुस जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस तरह की बातें। और लेखन इन मान्यताओं को बदलने में कैसे मदद करता है? यहाँ नैरेटिव थेरेपी की कुछ तकनीकें काम आती हैं। एक है समस्या को बाहरी बनाना। बाहरी बनाना मतलब? यानी मैं एक नाकामयाब इंसान हूं कहने की बजाय ये लिखना कि नाकामयाबी का एहसास मुझे घेर लेता है। इससे आप समस्या से अपनी पहचान अलग कर पाते हैं। वो आप नहीं हैं, वो बस एक एहसास है। अच्छा, ये तो फर्क है। हाँ, दूसरी तकनीक है कहानी को विस्तार देना। हम अक्सर अपनी कहानी के सिर्फ नकारात्मक हिस्सों पर ध्यान देते हैं। लिखने के जरिए हम उन पलों को भी याद करके लिख सकते हैं जब हमने हिम्मत दिखाई थी या मुश्किलों का सामना किया था। इससे हमारी कहानी ज्यादा संतुलित और सच्ची बनती है। एक तकनीक का जिक्र है रीराइटिंग द ओरिजिन सीन, किसी पुरानी दर्दनाक घटना की कहानी को फिर से लिखना।
ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, इसमें आप किसी पुरानी मुश्किल या दर्दनाक याद को चुनते हैं और उस घटना को विस्तार से लिखते हैं। फिर आप कल्पना करते हैं कि आपका आज का समझदार रूप उस दृश्य में मौजूद है और उस समय के कमजोर या डरे हुए रूप को सहारा दे रहा है, उसे एक नया नजरिया दे रहा है। ओह, जैसे खुद से बात करना। एक तरह से। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जुड़ता है। हमारा दिमाग अनुभवों के आधार पर बदल सकता है। जब हम पुरानी यादों को एक नई समझ के साथ दोबारा लिखते हैं तो हम सचमुच उनके भावनात्मक असर को कम कर सकते हैं। कमाल है। और अवचेतन मन की खोज, क्या लिखना वहां तक पहुंचने में भी मदद करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? हाँ, किताब मानती है कि हमारा अवचेतन मन, जहां हमारी गहरी इच्छाएं, डर और पुरानी यादें छिपी होती हैं, उसे भी लेखन के जरिए समझा जा सकता है। फ्राइड और युंग जैसे विचारकों ने इस पर बहुत काम किया है। तकनीकें वही हैं, फ्री राइटिंग, जहां बिना सोचे लिखने से अवचेतन की बातें सतह पर आ सकती हैं, या फिर मिरर डायलॉग, जहां आप कागज पर अपने अवचेतन से सवाल जवाब करते हैं। मिरर डायलॉग, शीशे से बात? नहीं, कागज पर। एक तरफ आप सवाल लिखते हैं, दूसरी तरफ से जवाब आने देते हैं बिना ज्यादा सोचे। सपनों को लिखना और उनमें आने वाले प्रतीकों पर विचार करना भी एक तरीका है। किताब कहती है, अवचेतन एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है और लिखना उस लाइब्रेरी की परछाइयों से बात करने जैसा है। ये सब सुन के लगता है कि लेखन सिर्फ आत्मसमझ नहीं बल्कि एक गहरी उपचार प्रक्रिया भी बन सकता है, खासकर पुरानी चोटों या दर्द को लेकर। बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे हम दर्द को मुक्त करने के लिए पत्र लिख सकते हैं अपने अतीत को, उन लोगों को जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, या यहाँ तक कि खुद को पत्र। हाँ, और ये पत्र भेजने जरूरी नहीं है। लिखने की प्रक्रिया ही अपने आप में भावनाओं को बाहर निकालने, जिसे कैथारसिस या एब्रिएशन कहते हैं, और उन्हें समझने में मदद करती है। ये गेस्टाल्ट थेरेपी की एम्प्टी चेयर टेक्निक जैसा है, जहां आप किसी अनुपस्थित व्यक्ति से बात करके अपनी अधूरी भावनाओं को पूरा करते हैं। और क्षमा लेखन यानी फॉरगिवनेस राइटिंग के बारे में क्या दूसरों को या खुद को माफ करने में भी लिखना मदद कर सकता है? कई बार ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और खासकर आत्मक्षमा यानी सेल्फ फॉरगिवनेस में हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। सेल्फ कंपैशन लेटर लिखना, जिसमें हम खुद को उसी तरह सहानुभूति और समझ दिखाते हैं जैसे हम किसी प्यारे दोस्त को दिखाते हैं, बहुत मददगार हो सकता है। सेल्फ कंपैशन लेटर, खुद को लिखना। हाँ, क्रिस्टन मैफ जैसे शोधकर्ता बताती हैं कि आत्मकरुणा के 3 मुख्य तत्व हैं। खुद के प्रति दया, निर्णय के बजाय, ये समझना कि गलतियां सबसे होती हैं, अलगाव के बजाय, और अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से देखना, उनमें डूबने के बजाय। लिखने से इन तीनों को साधने में मदद मिलती है। इसी तरह कृतज्ञता जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हाँ ये तो सुना है। हाँ, यानी रोज उन चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं, हमारी मानसिक सेहत और खुशी को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुई है, जैसा कि कई अध्ययनों से पता चलता है। तो लिखना हमें अतीत के बोझ से हल्का कर सकता है, वर्तमान में ज्यादा जागरूक बना सकता है। क्या ये भविष्य को आकार देने में भी कोई भूमिका निभा सकता है, मतलब गोल्स वगैरह सेट करने में? जरूर। किताब बताती है कि कैसे हम लेखन का इस्तेमाल अपने इरादे यानी इंटेंशंस तय करने और लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कर सकते हैं। जब हम अपने इरादे साफ साफ लिखते हैं, सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य के पीछे की वजह और एहसास, तो हम अपने दिमाग के एक हिस्से RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को संकेत देते हैं कि वो उन मौकों और चीजों पर ज्यादा ध्यान दे जो हमारे इरादे से मेल खाती हैं। अच्छा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ? नहीं, ये उससे ज्यादा वैज्ञानिक है। RAS हमारे दिमाग का फिल्टर है। जब आप लिखते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप उस फिल्टर को प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, क्या इसका कोई खास तरीका है? हाँ, जैसे फ्यूचर सेल्फ लेटर लिखना, यानी भविष्य के अपने आप को एक पत्र लिखना, जिसमें आप बताते हैं कि आप क्या बन चुके हैं, क्या हासिल कर चुके हैं। भविष्य के खुद को चिट्ठी। हाँ, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो यादों को सहेजते हैं। इससे वो भविष्य ज्यादा वास्तविक और संभव लगने लगता है। एक और तरीका है इंटेंशनल जर्नलिंग, जहां आप रोज सुबह अपने दिन के लिए एक इरादा लिखते हैं और रात को देखते हैं कि आप उस पर कितना चल पाए। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी ACT के सिद्धांतों से जुड़ा है। और रचनात्मकता, जैसे कहानी या कविता लिखना,
क्या ये भी व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकता है या ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए है? नहीं नहीं, ये सबके लिए है। फिक्शन या कहानी लिखना हमें अपनी समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने और उनके नए हल निकालने में मदद कर सकता है। हम कहानी के पात्रों के जरिए अपनी भावनाओं और दुविधाओं को सुरक्षित तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अपनी प्रॉब्लम को कहानी बना देना? हाँ, एक तरह से। कविता लिखना हमें अपनी गहरी, अक्सर छिपी हुई भावनात्मक सच्चाई तक ले सकता है। यहाँ तक कि दूसरों के साथ मिलकर लिखना, कोलैबोरेटिव राइटिंग, भी हमें अपने अहंकार को किनारे रखकर नए दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकता है। ये सब बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अभ्यास को बनाए कैसे रखें। अक्सर शुरुआत तो अच्छी होती है, पर फिर छूट जाती है। ये बिल्कुल जायज सवाल है, बहुत लोगों के साथ होता है। किताब कुछ व्यावहारिक सुझाव देती है। पहला, एक नियमित समय और जगह तय करना, चाहे रोज सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो, आदत बनाने के लिए जरूरी है। कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा। हाँ। दूसरा, जब लिखने का मन ना करे या शब्द ना सूझें, जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, तो निराश होने के बजाय छोटे कदम उठाएं। हो सकता है सिर्फ एक वाक्य लिखें या फ्री राइटिंग करें। परफेक्शन का इंतजार ना करें। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि जब हमें स्वायत्तता, क्षमता और जुड़ाव महसूस होता है तो हम प्रेरित रहते हैं। लेखन में भी ये लागू होता है। और तीसरा, इसे एक काम की तरह नहीं बल्कि खुद की देखभाल, सेल्फ केयर के एक तरीके की तरह देखें। जैसे स्टोइक दार्शनिक या ज़ेन साधक रोजाना चिंतन या लेखन करते थे, इसे जीवन भर का साथी बनाएं, एक यात्रा की तरह। तो हमने देखा कि आयुष वोरा की किताब के मुताबिक लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये आत्मखोज, भावनात्मक उपचार, अपनी कहानी को एक नई दिशा देने और लगातार सीखते रहने का एक बेहद शक्तिशाली और काफी आसान तरीका है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें विज्ञान, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता भी साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो किताब भी कहीं ना कहीं उठाती है। किताब कहती है कि लेखन हमें याद दिलाने में मदद करता है कि हम असल में कौन हैं। पर क्या होता है जब शब्द थम जाते हैं, जब हम लिखना बंद करके बस उस गहरी जागरूकता और शांति में बैठते हैं जिसे लिखने के अभ्यास ने जगाया है? क्या असली आत्मखोज उस लिखे हुए पन्ने से परे उस मौन में है जहां शब्द हमें ले जाते हैं? सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस चर्चा ने लेखन को एक नए नजरिए से देखने और शायद अपनी कलम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा।